भाभी ने आखिर मेरी बात मान ही ली। जब से मैं उनके पास आई थी, यही एक रट लगा रखी थी। भाभी, आप सुरेखा को मेरे साथ भेज दो ना। अनु के हॉस्टल चले जाने के बाद मुझे अकेलापन बुरी तरह सताने लगा है। और फिर सुरेखा का मन भी वहीं से एमबीए करने का है, जहाँ तो उसे प्रवेश मिला ही नहीं है। देखो नीता, भाभी ने गंभीर होकर कहा था, वैसे सुरेखा को साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, पर याद रखना, ये अपनी बड़ी बहन सोमा की तरह सीधी शांत नहीं है। सुरेखा की अभी चंचल प्रकृति बनी हुई है। माँ, विद्यालय में लड़कों के साथ पढ़ना। नीता ने उनकी बात बीच में ही काटकर कहा। ओफो भाभी, तुम भी किस जमाने की बातें लेकर बैठ गई। अरे लड़कियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तभी तो सबके साथ मिलकर काम करेगी। अब मैं ही इतने सालों से बैंक में काम कर रही हूँ। भाभी निरुत्तर हो गई थी और सुरेखा सुनते ही चहक पड़ी थी। बुआ, मुझे अपने साथ ले चलो ना। वहाँ मुझे आसानी से कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा और फिर आपकी जहाँ मेरी पढ़ाई भी ढंग से हो जाएगी। सुरेखा ने उसी दिन अपना सामान बांध लिया था और हम लोग दूसरे दिन चल दिए थे। मेरे पति हिमेश को भी सुरेखा का आना अच्छा लगा था। चलो नीता, वह बोले थे, अब तुम्हें अकेलापन नहीं खलेगा। आजकल मेरे बैंक का काम काफ़ी बढ़ गया है। मैं अभी इतना ही कह पाई थी कि हिमेश बात को बीच में काट कर बोले थे, और कुछ काम तुमने जानबूझकर ओढ़ लिए हैं। पैसा जोड़ना है, मकान जो बन रहा है। मैं कुछ और कहती कि तभी सुरेखा आ गई और बोली, बुआ, मैंने टेलीफोन पर सब पता कर लिया है। बस कल कॉलेज जाकर फॉर्म भरना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन में। फूफा जी, आप चलेंगे ना मेरे साथ कॉलेज? बुआ तो 9 बजे ही बैंक चली जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अब इसी खुशी में चाय पिलाओ, हिमेश ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा था। सुरेखा दूसरे ही क्षण उछलते हुई किचन में दौड़ गई थी। इतनी बड़ी हो गई पर बच्ची की तरह कूदती रहती है। मुझे भी हंसी आ गई थी। चाय के साथ बड़े करीने से सुरेखा बिस्किट, नमकीन और मठरी की प्लेटें सजाकर लाई थी। उसकी सुघड़ता से मैं और हिमेश दोनों ही प्रभावित हुए थे। वाह, मजा आ गया। चाय का पहला घूंट लेते ही हिमेश ने कहा, चलो सुरेखा, तुम पहली परीक्षा में तो पास हो गई। दूसरे दिन हिमेश के साथ स्कूटर पर जाकर सुरेखा अपना प्रवेश फॉर्म भर आई थी। मैं सोच रही थी कि शुरू में जहाँ सुरेखा को अकेलापन लगेगा, कॉलेज से आकर दिन भर घर में अकेली रहेगी। मैं और हिमेश दोनों ही देर से घर लौट पाते हैं, पर सुरेखा ने अपनी जिंदा दिली और दोस्ताना लहजे से आसपास के कई घरों में दोस्ती कर ली थी। बुआ, आप तो जानते ही नहीं कि आपके साथ वाली कल्पना आंटी कितनी अच्छी है। आज मुझे बुलाकर उन्होंने डोसे खिलाए। मैं डोसे बनाना सीख भी आई हूँ। फिर एक दिन सुरेखा ने कहा, बुआ, आज तो मज़ा आ गया। पीछे वाली लेन में मुझे अपने कॉलेज के 2 दोस्त मिल गए, संजना और उसका भाई रमेश। कल से मैं भी उनके साथ पास के क्लब में बैडमिंटन खेलने जाया करूँगी। हिमेश को अजीब लगा था। वह बोले थे, देखो पराई लड़की है और तुम इसकी जिम्मेदारी लेकर आई हो। ठीक से पता करो कि किससे दोस्ती कर रही है। हिमेश की इस संकीर्ण मानसिकता पर मुझे रोष हो गया था। तुम भी कभी कभी पता नहीं किस सदी की बातें करने लगते हो। अरे इतनी बड़ी लड़की है, अपना भला बुरा तो समझती होगी। अब हर समय तो हम उसकी चौकसी नहीं कर सकते। हिमेश चुप रह गए थे। आजकल हिमेश के ऑफिस में भी काम बढ़ गया था। मैं बैंक से सीधे घर ना आकर वहाँ चली जाती थी जहाँ मकान बन रहा था। ठेकेदार को निर्देश देना, काम देखना, फिर घर आते आते काफ़ी देर हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मकान पूरा होते ही गृह प्रवेश कर लेंगे। बेटी भी छुट्टियों में आने वाली थी, फिर भैया भाभी भी इस मौके पर आ जाएंगे। पर मकान का काम ही ऐसा था कि जल्दी खत्म होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। सुरेखा ने घर का काम संभाल रखा था, इसलिए मुझे कुछ सुविधा हो गई थी। हिमेश के लिए चाय नाश्ता बनाना, लंच तैयार करना, सब आजकल सुरेखा के ही जिम्मे था। वैसे नौकरानी मदद के लिए थी, फिर भी काम तो बढ़ ही गया था। घर आते सुरेखा मेरे लिए चाय नाश्ता ले आती। घर भी साफ सुथरा व्यवस्थित दिखता तो मुझे और खुशी होती। बेटे, यहाँ आकर तुम्हारा काम तो बढ़ गया है, पर ध्यान रखना कि पढ़ाई में रुकावट ना आने पाए। कैसी बातें करती हो बुआ। कॉलेज से आकर खूब समय मिल जाता है पढ़ाई के लिए। फिर मंजू बाई तो दिन भर रहती है
उससे काम कराती रहती हूँ, सुरेखा उत्साह से बताती। इस बार कई सप्ताह की भागदौड़ के बाद मुझे इतवार की छुट्टी मिली थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस इतवार को दिन भर सबके साथ गपशप करूंगी, खूब आराम करूंगी। पर सुरेखा ने तो सुबह सुबह ही घोषणा कर दी थी, बुआ आज हम सब लोग फिल्म देखने चलेंगे। मैं एडवांस टिकट के लिए बोल दूं? फिल्म ना बाबा ना, आज इतने दिनों के बाद तो घर पर रहने को मिला है और आज भी कहीं चल दे। बुआ आप भी हद करती हैं। इतने दिन हो गए मैंने आज तक इस शहर में कुछ भी नहीं देखा। हाँ यह भी ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे इतने दोस्त हैं जिनके बारे में तुम बताया करती हो, उनके साथ जाकर फिल्म देख आओ। मेरे इस प्रस्ताव पर सुरेखा चिढ़ गई थी। अतः उसका मन रखने के लिए मैंने हिमेश से कहा, देखो आप इसे कहीं घुमा लाओ, मैं तो आज घर पर ही रहकर आराम करूंगी। अच्छा तो मैं अब इसके साथ फिल्म देखने जाऊं? अरे बाबा फिल्म ना सही और कहीं घूम आना। अनु के साथ भी तो तुम जाते थे ना। हिमेश और सुरेखा के जाने के बाद मैंने घर थोड़ा ठीक ठाक किया, फिर देर तक नहाती रही। खाना तो नौकरानी आज सुबह ही बनाकर रख गई थी। सोचा बाहर का लॉन संभाल दूं, पर बाहर आते ही संजना दिख गई थी। आंटी सुरेखा आजकल कॉलेज नहीं आ रही है। मुझे देखते ही उसने पूछा था। सुनते ही मेरा माथा ठनका। फिर भी मैंने कहा कॉलेज तो वह रोज जाती है। नहीं आंटी परसों टेस्ट था वह भी नहीं दिया उसने। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। अंदर आकर मुझे खुद पर ही झुंझलाहट हुई कि मैं भी कैसी पागल हूँ। लड़की को जहाँ पढ़ाने लाई थी और उससे घर के कामों में लगा दिया। अब इससे घर का काम नहीं करवाना है और कल ही इसके कॉलेज जाकर इसकी पढ़ाई के बारे में पता करूँगी। मेम साहब कपड़े धोबी की आवाज़ पर मेरा ध्यान टूटा। कपड़े देने लगी तो ध्यान आया कि जेबें देख लूँ। कई बार हिमेश का पर्स जेब में ही रह जाता है। कमीज उठाई तो सुरेखा की जींस हाथ में आ गई। कुछ खरखराहट सी हुई। अरे ये तो दवाई की गोलियां हैं। पर सुरेखा को क्या हुआ? रैपर देखते ही मेरे हाथ से पैकेट छूट गया था। गर्भ निरोधक गोलियां सुरेखा की जेब में। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। जैसे तैसे कपड़े दिए फिर आकर पलंग पर पसर गई थी। कॉलेज के अपने सहपाठियों के किस्से तो बड़े चाव से सुनाती रहती थी और मैं और हिमेश हंस हंस कर उसकी बातों का मजा लेते थे। पर यह सब मुझे पहले ही चेक करना था। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो भैया भाभी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मन में उड़ते तूफान को शांत करने के लिए मैंने फैसला लिया कि कल ही इसके कॉलेज जाकर पता करूंगी कि इसकी दोस्ती किन लोगों से है। हिमेश से भी बात करनी होगी कि लड़की को थोड़े अनुशासन में रखना है। यह अनु की तरह सीधी सादी नहीं है। हिमेश और सुरेखा देर से लौटे थे। दोनों सुनाते रहे कहाँ कहाँ घूमे क्या क्या खाया। ठीक है अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। मैंने सोचा कि सुरेखा को बिना बताए ही कल इसके कॉलेज जाऊंगी और हिमेश को ऑफिस से ही साथ ले लूंगी, तभी बात होगी। सुबह रोज की तरह 8 बजे ही निकलना था, पर आज ऑफिस में जरा भी मन नहीं लगा। लंच के बाद हिमेश को ऑफिस से लेकर सुरेखा के कॉलेज जाऊंगी, यही विचार था। पर बाद में ध्यान आया कि पर्स तो घर पे ही रह गया है और आज ठेकेदार को कुछ पेमेंट भी करनी है। ठीक है पहले घर ही चलती हूँ। घर पहुँची तो कोई आहट नहीं। सोचा क्या सुरेखा कॉलेज नहीं आई, पर अपना बेडरूम अंदर से बंद देखकर मेरे दिमाग में हजारों कीड़े एक साथ कुलबुलाने लगे। फिर खिड़की की ओर से जो कुछ देखा उसे देखकर तो मैं गस खाते खाते बची थी। हिमेश और सुरेखा को पलंग पर उस मुद्रा में देखकर एक बार तो मन हुआ कि जोर से चीख पड़ूं, पर पता नहीं वह कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे रोक दिया था। मन में उठा नहीं, पहले मुझे इस लड़की को ही संभालना होगा। इसे वापस इसके घर भेजना होगा। मैं इसे अब और यहाँ नहीं सह पाऊंगी। मैं लड़खड़ाते कदमों से पास के टेलीफोन बूथ पर पहुंची। फ़ोन लगाया तो भाभी ने ही फ़ोन उठाया था। बिना किसी भूमिका के मैंने कहा, भाभी सुरेखा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और तो और बुरी सोहबत में भी पड़ गई है। देखो नीता मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तुम्हारी ही जिद थी। पर ऐसा करो उसे वापस भेज दो। तुम तो वैसे व्यस्त रहती हो, कहाँ ध्यान दे पाओगी, और इसका मन होगा तो यही कोई कोर्स कर लेगी। भाभी कुछ और भी कहना चाह रही थी, पर मैंने फ़ोन रख दिया। देर तक पास के एक रेस्तरां में वैसे बैठी रही। हिमेश यह सब करेंगे मेरे विश्वास से परे था, पर सब कुछ मेरी आंखों ने देखा था। ठीक है पिछले कई दिनों से मैं घर पर ध्यान नहीं दे पाई, अपनी नौकरी और मकान के चक्कर में उलझी रही।
रात को इतना थक जाती थी कि नींद के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। पर इसका दुष्परिणाम सामने आएगा, इसके तो सपने में भी मैंने कल्पना नहीं की थी। कुछ भी हो, सुरेखा को तो वापस भेजना ही होगा। घंटे भर के बाद मैं घर पहुंची तो हिमेश जा चुके थे। सुरेखा टेलीविज़न देख रही थी, मुझे देखते ही चौंकी। बुआ, आप इस समय? क्या तबीयत खराब है? पानी लाऊं? मन तो हुआ कि खींचकर एक थप्पड़ मारूं, पर किसी तरह अपने को शांत रखा। सुरेखा, ऑफिस में भैया का फोन आया था। भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, चोट काफी आई है। तुम्हें इसी समय बुलाया है। मैं भी 2-4 दिन बाद जाऊंगी। क्या हुआ मम्मी को? सुरेखा घबरा गई थी। वह तो तुम्हें वहां जाकर ही पता लगेगा। पर अभी चलो, डिलक्स बस मिल जाएगी, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थोड़ा बहुत सामान ले लो। आधे घंटे के अंदर मैंने पास बस स्टैंड से सुरेखा को बस में बैठा दिया था। भाभी को फ़ोन किया कि सुरेखा जा रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने उसे आपकी बीमारी का झूठा बहाना बनाया है। कैसी बातें कर रही है? ठीक है, अब मैं सब संभाल लूँगी, तो चिंता मत कर। और हाँ, नए फ्लैट का क्या हुआ? कब है गृह प्रवेश? भाभी पूछ रही थी और मैं चुप थी। क्या कहती हूँ उनसे? कौन सा घर, कैसा गृह प्रवेश? यहाँ तो मेरा बरसों का बसाया नीड़ ही मेरे सामने उजड़ गया था। तिनके इधर उधर उड़ रहे थे और मैं बेबस अपने ही घर में बेघर होती जा रही थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।